हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं हूं गुरविंदर सिंह। हम कर रहे थे स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट के बारे में। हमने इससे पहले देखा था हमारे गवर्नर कैसे वो अपॉइंट होते हैं, क्या है उनके काम, क्या है उनकी मॉरल ड्यूटीज। अब हम देखेंगे चीफ मिनिस्टर के बारे में। देखिए क्या है चीफ मिनिस्टर। हम पढ़ेंगे चीफ मिनिस्टर के बारे में और हम पढ़ेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में। तो देखिए सेम चीज है, जैसा पार्लियामेंट में होता है वैसे ही यहाँ पर होता है, सारी चीज प्रोसेस सेम है। तो एक स्टेट को हेड कर रहे हैं हमारे गवर्नर, ठीक है। और गवर्नर को एडवाइस देने के लिए आर्टिकल 163 में लिखा गया है कि गवर्नर को एडवाइस करने के लिए एक काउंसिल होगी मिनिस्टर की, ठीक है। अब ये काउंसिल मिनिस्टर की कौन बनाएगा? इसे बनाएगा गवर्नर ही, लेकिन किसकी रिकमेंडेशन पर? वो रिकमेंडेशन होगी चीफ मिनिस्टर की। मतलब एक चीफ मिनिस्टर होंगे, उनकी सलाह पर, उनके रिकमेंडेशन पर एक होगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी। आगे देखते हैं आगे क्या है। अब कौन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कौन आएंगे? जिनको चीफ मिनिस्टर कहेंगे, रेकमेंड करेंगे। अब चीफ मिनिस्टर कौन होंगे? देखिए असेंबली में इलेक्शंस होते हैं, असेंबली में इलेक्शंस होंगे। अब इलेक्शन से बहुत सारे एमएलए चुनकर आएंगे, बहुत सारे क्या होंगे? एमएलए होंगे। अब इस एमएलए में जिसको मेजोरिटी मिली है, जिसको मेजोरिटी मिली है, उस बंदे को चीफ मिनिस्टर अपॉइंट कर देंगे हमारे गवर्नर साहब, ठीक है। और चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पर बन जाएगी ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इसके बारे में आगे और पढ़ेंगे। अब अगर मेजोरिटी ना मिले तो क्या होता है? गवर्नर के पास पावर है सोचने की, सेल्फ डिक्लेरेशन की, सेल्फ डिक्लेरेशन की पावर है। मतलब कि अपने आप सोच सकते हैं, ठीक है। क्या सोच सकते हैं कि अगर किसी को नहीं मिली है मेजोरिटी, कोई चीफ मिनिस्टर नहीं बना है, तो मैं किसी को बना दूं। वो किसी बड़ी पार्टी का नेता भी हो सकता है, वो अलायंस का भी हो सकता है, गठबंधन का भी हो सकता है, ठीक है। और वो एक ऐसा आदमी भी हो सकता है जो यहाँ का एमएलए, यहाँ का इस लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर एमएलए है ही नहीं। अगर कोई एमएलए नहीं है फिर भी उसको चीफ मिनिस्टर बना सकते हैं, सीएम बना सकते हैं हमारे गवर्नर साहब। लेकिन शर्त यह है कि 6 महीने के अंदर अंदर, 6 मंथ्स के अंदर अंदर असेंबली का मेंबर उनको बनना पड़ेगा, चाहे इसका बन जाए चाहे काउंसिल का बन जाए, ओके। अब आगे देखते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी। अब इसमें भी 3 टाइप के मिनिस्टर होंगे जैसे पार्लियामेंट में होते हैं। एक होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर, एक होते हैं स्टेट मिनिस्टर, और एक होते हैं इंडिपेंडेंट चार्ज के मिनिस्टर, ठीक है। जैसे पार्लियामेंट में वो सेम चीज है, अपने वापस सब इसको रिपीट नहीं करेंगे। क्या इनके काम होते हैं इसमें बताया हुआ आपको, सेम काम ही यहाँ पर है, जैसे पार्लियामेंट में सेम यहाँ पर है। अब अपने पढ़ेंगे कि चीफ मिनिस्टर के काम क्या हैं, चीफ मिनिस्टर काम क्या करते हैं, इनके क्या है मेन काम जो चीफ मिनिस्टर करते हैं अपने टेन्योर में। तो देखिए एक तो है चीफ मिनिस्टर, एक है गवर्नर। देखो कहने को गवर्नर हेड है, लेकिन असल में जो स्टेट के, जो सरकार के हेड हैं, वो हेड यही है, चीफ मिनिस्टर है। इनकी रिकमेंडेशन पर गवर्नर काम करते हैं, ये सलाह देंगे, वो गवर्नर काम करेंगे, और गवर्नर को वो काम करना पड़ेगा। कोई स्कीम बना ली है, स्कीम को लॉन्च करना है, चीफ मिनिस्टर ने स्कीम बनाई है, लेकिन गवर्नर को वो स्कीम माननी पड़ेगी ही पड़ेगी, ठीक है। और क्या है? देखिए मंत्री हैं, मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर की सलाह पर भी काम करते हैं गवर्नर, लेकिन जो मिनिस्टर है वो सीधा गवर्नर से मिलकर इनको सलाह नहीं देते हैं, इनको एडवाइस नहीं करते हैं, इनको रिकमेंडेशन नहीं देते हैं।
वो देंगे चीफ मिनिस्टर को, चीफ मिनिस्टर कहेंगे इनको। मतलब जो चीफ मिनिस्टर है वो इन दोनों के बीच की एक कड़ी भी है। ओके, चीफ मिनिस्टर के कहने पे काम करेंगे। इसके अलावा जो स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है, स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है, अब वो कौन जाएगा? तो इसको चलाने के लिए स्टेट को डिस्ट्रिक्ट वाइज बांट दिया गया, आपको पता ही है, हम जिले में रहते हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज बांट दिया गया। तो इन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर कोई मान लो कलेक्टर लगाना है, डीएम लगाना है, एसपी लगाना है, आईपीएस आ गया, तो जो सारे काम है ये चीफ मिनिस्टर की मर्जी से, इनकी सहमति से, इनके इंटरेस्ट से होते हैं। जिनको बोलेंगे कलेक्टर लगाना है उनको लगाएंगे। ठीक है, ये चीज हो गई। जो स्टेट के सबसे बड़े फैसले हैं जिससे स्टेट चल रहा है, कोई नई स्कीम्स है, हॉस्पिटल खोल रहे हैं, नई बिल्डिंग बनानी है, एजुकेशन पे खर्च करना है, एजुकेशन पे पॉलिसी लेकर आनी है, हर काम चीफ मिनिस्टर की मर्जी से होता है। ये काम है चीफ मिनिस्टर के, मतलब स्टेट को चलाने वाला सारे काम चीफ मिनिस्टर के हैं। ठीक है, देखो लोकल लेवल पे जो चलाना है, जैसे राशन कार्ड की स्कीम आ गई है, जैसे कोई मान लो गरीब लोगों को खाना खिलाना है, अब स्कीम आई है एक इंदिरा रसोई योजना, तो वो क्या है? वो चीफ मिनिस्टर ने चलाई है ताकि कोई भी गरीब आदमी भूखा ना सोए, सभी को खाना मिले। तो ऐसी अलग अलग स्कीम चलाते रहते हैं अलग अलग टाइप से, ताकि लोगों का जीवन अच्छा तरह से चलता रहे। ये काम है इनका। मतलब एक तरीके से सिस्टम को चलाने की मेन जिम्मेदारी किसकी है? चीफ मिनिस्टर की ही है। ठीक है, अब अपने आगे चलते हैं। ये थी हमारी स्टेट गवर्नमेंट। अब आगे अपने देखते हैं लोकल गवर्नमेंट के बारे में, अपने आज देखते हैं कि लोकल गवर्नमेंट क्या है। पहले तो आपको मैं थोड़ा बताता हूं लोकल गवर्नमेंट किसको बोलते हैं। जैसे अपने ना पंचायत होती है, ठीक है, जैसे अपनी नगर पालिका है, नगर पंचायत है, या फिर म्युनिसिपल कमीशन है, नगर निगम है, म्युनिसिपल काउंसिल है। ठीक है, तो ये जो सब चीजें हैं इन्हें बोलते हैं लोकल गवर्नमेंट। देखो एक तो ना विधायक है, एमएलए हैं, वो जयपुर में बैठते हैं। एक जो लीडर अपने शहर में बैठते हैं, जैसे नगर पालिका में ईओ बैठते हैं, चेयरमैन बैठते हैं ना, मेयर बैठते हैं नगर निगम में, या फिर लोकल में पंचायत समिति है अपने, वहां पर प्रधान बैठते हैं, गांव में ग्राम पंचायत है वहां पर सरपंच बैठते हैं। मतलब लोकल लेवल पर लीडर बैठते हैं। इसके बारे में बात कर रहे हैं अपने, तो अपने शुरुआत से ये होती है लोकल गवर्नमेंट। तो लोकल गवर्नमेंट क्या है, इसके बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं बताया गया कि ऐसी एक गवर्नमेंट होगी, इसको इलेक्ट करना है, ऐसा नहीं था। लेकिन था, एक जगह था, वो थी हमारी डीपीएसपी। डीपीएसपी ये क्या था? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। देखिए ये क्या था, बताया था कि एक स्टेट कैसा होना चाहिए अपने फ्रेमर्स ने, कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स ने। इन्होंने बताया कि सरकार बहुत बड़ी चीज है, बहुत ऊपर की चीज है, चाहे वो प्रधानमंत्री हैं, इनके एमपीस हैं, या चीफ मिनिस्टर हैं, इनके एमएलए हैं, बड़ी चीज है, इनको मिलना पॉसिबल नहीं है। अब ये इतने हाई लेवल पे रहते हैं कि जो सोसाइटी के जो लोअर क्लास के लोग हैं, या जो लोअर क्लास के काम है, ये जो छोटे छोटे काम है, उनको कौन पूरा करेगा, कौन इंश्योर करेगा? लोकल लेवल पे काम है उसको कौन इंश्योर करेगा? तो एक ऐसी बॉडी बनानी है जो ये काम कर सके। ये बात डीपीएस में लिखा था कि लोकल गवर्नमेंट बनानी है, सरकार को ऐसा कोशिश करना है। द स्टेट इंडेवर, मतलब सरकार को ऐसे प्रयास करने हैं कि ऐसा कुछ बनाए। था, कंसेप्ट था, बनाएंगे, तो बना भी। तो स्टार्टिंग में क्या हुआ था, एक कमेटी बनी, उसे बोलते हैं बलवंत राय मेहता कमेटी।
ये बनी थी 1957 में। इस कमेटी ने अपनी रेकमेंडेशन दी, इसने अपनी रेकमेंडेशन दी कि पंचायत कैसे होनी चाहिए, कैसे बननी चाहिए। तो मान ली गई। 1959 देश में पहली बार पंचायत का इनॉग्रेशन हुआ, उद्घाटन हुआ। हमारे उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहर लाल नेहरू जी, उन्होंने राजस्थान के एक डिस्ट्रिक्ट नागौर में देश की पहली पंचायत को इनॉग्रेट किया। देश की पहली पंचायत तब बनाई, ठीक है। अब जो बलवंत राय मेहता कमेटी थी, इन्होंने रेकमेंड किया था कि 3 लेवल पंचायत बने। ऐसे आज के टाइम में 3 लेवल है ना, पंचायत समिति है, सॉरी पहले ग्राम पंचायत है, फिर ब्लॉक में पंचायत समिति, फिर जिले में जिला परिषद होती है ना, 3 लेवल की हैं। ऐसे 3 लेवल बने, इन्होंने रेकमेंड किया था, ठीक है। फिर क्या टाइम टू टाइम इसमें अपडेट होता रहा, रेकमेंडेशन चलती रही, कहीं पर बनी थी, कहीं पर नहीं बनी थी, हर स्टेट की मांग थी। तो इसमें ना एक पेच था, दिक्कत थी। अब कोई भी सरकार क्यों चाहेगी भी हमारी पावर्स कम हो जाए, ये दिक्कत थी, इसलिए नहीं मान रहे थे। लेकिन धीरे धीरे जनता का दबाव था, जो अच्छे लीडर्स थे उनका दबाव बना और ये पंचायत या फिर जो लोकल गवर्नमेंट बनी। तो ये कैसे बनी, इसमें कैसे कैसे टाइम टू टाइम अपडेट आया, इसके लिए बनाने के लिए, रेकमेंडेशन करने के लिए अलग अलग टाइम पर अलग अलग कमेटीज बनाई गई थी। अब वो कमेटीज कौन कौन सी बनाई गई थी, अपने इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो कमेटी बनी वो थी अशोक, उसके बाद बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता समिति 1977, ठीक है। अशोक मेहता कमेटी बोलते उसको। ये बनाई थी उस वक्त भारत में सरकार थी, सेंटर में जनता की, जनता दल बोल दो। इन्होंने ये कमेटी बनाई जिसके हेड थे अशोक मेहता, इस चीज को बोलते हैं अशोक मेहता समिति या अशोक मेहता कमेटी। इन्होंने बताया कि इन्होंने रेकमेंड किया कि कैसे लोकल गवर्नमेंट पंचायत वगैरह होनी चाहिए। इन्होंने क्या क्या रेकमेंडेशन दिए थे अपने, उसके बारे में देखते हैं। तो इन्होंने जो एक रेकमेंडेशन दिया था वो दिया था कि जो पहले बलवंत राय जी ने कहा था कि जो पंचायत है वो 3 लेवल की होनी चाहिए। इन्होंने कहा था कि जो पंचायत है वो 2 लेवल की होनी चाहिए। पंचायत है जो 2 लेवल की होनी चाहिए, एक जिला परिषद वाली, एक नीचे वाली लो लेवल की, ठीक है। इन्होंने कहा कि जो पंचायत है या जो अपर लेवल है, जिला परिषद का लेवल है, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या जो ऑफिसर्स हैं जैसे कलेक्टर है या और बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, वो इसके मेंबर्स होने चाहिए इस बड़ी के। ये बात है भी सही भी। आज के टाइम में जो अपनी होती है ना जिला परिषद होती है, जिला परिषद होती है, तो जिला परिषद में हमारे जो जिले के कलेक्टर होते हैं वो उसके एक मेंबर है, ठीक है। उसके एक अध्यक्ष होते हैं, इन्हें बोलते हैं सीईओ, ऑफिसर, गवर्नमेंट ऑफिसर, और एक इनकी होती है जिला प्रमुख होती है, ठीक है। ये पॉलिटिकल है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव है, और कलेक्टर इसके मेंबर होते हैं। ये इन्होंने बताया था कि ऐसा कुछ होना चाहिए। इसके अलावा इन्होंने बताया था कि यहां पर जो चुनाव होंगे, इलेक्शन होंगे, वो पार्टी वाइज होने चाहिए। वो होने चाहिए पार्टी वाइज। देखो जो आज के टाइम में अपने चुनाव होते हैं सरपंच वाले, उसमें कोई बीजेपी कांग्रेस का मुद्दा है क्या? नहीं है। वैसे आ रहे हैं, पता होता है कि वो आदमी बीजेपी का सपोर्टर है, वो कांग्रेस का है, लेकिन वैसे कोई चुनाव चिन्ह है या फिर साइना कोई मिलता है कुछ, जिससे पता होता है कि ये बंदा, मतलब कोई निशान तो नहीं मिलता ना,
कि बीजेपी का पार्टी का, लोकल होते हैं, सभी एक टाइप से इंडिपेंडेंट होते हैं। ये जो चुनाव है वो पार्टी वाइज नहीं होते, लेकिन अशोक मेहता जिस समिति थी, इनकी जो कमेटी थी, इन्होंने कहा था कि ये जो चुनाव है वो पार्टी वाइज हो। तो रिकमेंडेशन क्या क्या है, मेन 3 है। एक तो 2 लेवल हो, एक इसकी जो कमेटी बनेगी उसके अंदर बड़े बड़े ऑफिसर, कलेक्टर भी इसके मेंबर हो, और एक ये पार्टी वाइज हो। तो ये दोनों नहीं मानेंगे, ये मानेंगे आज के टाइम में, आज के पर्सपेक्टिव में माने गए हैं, ठीक है। उसके बाद आई सरकार राजीव गांधी जी की, उसके बाद आई राजीव गांधी की सरकार, उन्होंने एक कमेटी बनाई, वो थी GVK राव, GVK राव कमेटी। ये बनाई थी इन्होंने 1985 में। GVK राव कमेटी बनी थी राजीव गांधी गवर्नमेंट में। इन्होंने मेन 2 मांगे मानी थी। एक तो इन्होंने कहा था कि इनका जो टेन्योर है वो हो 8 साल, 8 ईयर्स। दूसरा इन्होंने कहा था कि जो लोकल गवर्नमेंट है ना, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बना दिया जाए। मतलब क्या है इसका? मतलब पहले तो क्या था कि ऐसे बनाना है, ये सारा कुछ सरकार पर, उसकी मेहरबानी पर था। लेकिन जैसे प्राइम मिनिस्टर है, पार्लियामेंट है, या स्टेट में चीफ मिनिस्टर है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, विधानसभाएं हैं, इनके जो चुनाव है वो मंत्रियों नेताओं के मूड पर है क्या, या कराने ही पड़ेंगे, ये करवाने ही पड़ेंगे, ये सरकार बनानी ही पड़ेगी, क्योंकि ये चीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। तो इन्होंने कहा था कि ये जो चीजें है ना, इसको कोई ना स्कीम की तरह मत लाओ, इनको संविधान में ही लिख दो, समझिए। जैसे मान लो कोई स्कीम है, जैसे मान लो आधार कार्ड है, ठीक है ना, आधार कार्ड की कोई स्कीम है, अब ये स्कीम है, इसको किसी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ, कोई और सरकार आके इसको बंद करवा सकती है। जैसे है ना, पहले था भामाशाह कार्ड था, ठीक है, वो चलाया बीजेपी ने, फिर कांग्रेस वाले आ गए, इन्होंने इसी को चेंज करके कर दिया जन आधार कार्ड, कर दिया ना, क्योंकि स्कीम था। लेकिन ये तो नहीं है कि पहले पार्लियामेंट था अब कुछ और बना दिया, पहले विधानसभा जब कुछ और बना दिया, क्योंकि वो चीजें संविधान में लिखी हुई है, और संविधान को अपने उसके जो कोर वैल्यूज को अपने चेंज नहीं कर सकता, इसलिए कह रहे हैं कि इसको कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दो। ये बात थी। एक इन्होंने क्या किया, इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज की जो आज के पर्सपेक्टिव में बहुत इंपॉर्टेंट है, कि इनको फाइनेंशियल पावर दो, फाइनेंशियल इनको ज्यादा से ज्यादा पावर दो, ये बात इन्होंने कही थी, ठीक है, ये बातें थी। आगे है 2 कमेटीज और हैं, ML सिंघवी और PK थुंगन समिति। ML सिंघवी और PK थुंगन कमेटी, ये बनी थी 1985 में। देखिए पहले ये बनी थी, इन्होंने अपनी रिकमेंडेशन में यही कुछ बताया कि इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बना दो और इसके 3 लेवल का, तो ऐसे कुछ इन्होंने बता के कर दिया सारा सिस्टम। और इनको इन्होंने देखो क्या सिस्टम बनाया, इनकी मांगे वही थी कि इसको कॉन्स्टिट्यूशनल कर दो, लेकिन इन्होंने जो टेन्योर था वो 5 साल कह दिया, ऐसे कुछ कह दिया। तो ये ना इनकी समिति मान के राजीव गांधी जी ने, हमारे जो पहले वाले फॉर्मर जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने 64th अमेंडमेंट करना चाहिए, इसलिए इन्होंने 64th बिल लेकर आए। ये बिल लेकर आए कि ऐसे करके एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इसको अपने बना देंगे।
ये बिल है वो लोकसभा से तो पास हो गया, लेकिन राज्यसभा से ये बिल पास नहीं हुआ, तो ये नहीं बना। बाद में बनी पी के थुंगन कमेटी बनी, उसके बाद सरकार आई 1992 में, पी नरसिम्हा राव जी की सरकार आई, ठीक है। तो इन्होंने ये चीज पास कर दी। पास करने के बाद 24 अप्रैल 1993 को 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बन गया, पास हो गया, और पंचायती राज एक संवैधानिक, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बन गई। तब से ही 24 अप्रैल को पंचायती राज डे, पंचायती राज दिवस बनाया जाता है, क्योंकि इस दिन ही पंचायती राज को एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मान लिया गया था, ठीक है। अब अपने आगे देखते हैं क्या हुआ। इसके बाद 1 जून 1 जून 1993 को 74th अमेंडमेंट हुआ, और जो देखो पहले था गांवों के लिए, फिर शहरों के लिए भी एक सेल्फ लोकल गवर्नमेंट बना दी गई, इसका प्रावधान हो गया। जैसे जो नगर पालिका है, म्युनिसिपल जो अपनी म्युनिसिपलिटी होती है, वो बन गई, ठीक है। तो ऐसे ये सब बने। अब अपने देखते हैं कि इनका काम क्या है, ये क्या काम करते हैं, ठीक है, ये क्या जरूरी है। देखो पहले अपने बात करते हैं इनके लेवल की। देखो 73rd अमेंडमेंट से क्या बनी है, इनको डाला कहां पर गया है, एक को डाला गया है 11th शेड्यूल में, एक को डाला गया तो 74 में बना था नगर पालिका वगैरह, उनको डाला गया 12th शेड्यूल में। क्योंकि वो जो पहले बना था अपना कॉन्स्टिट्यूशन, उसके अंदर तो 8 शेड्यूल थे, अब ये तो नहीं है ना। देखो पहले वाले में तो क्या इलेक्शन थे, इलेक्शन किसके थे, पार्लियामेंट के थे और लेजिस्लेटिव असेंबली के थे, ठीक है, और तो कोई इलेक्शन है ही नहीं थे। इसमें नए इलेक्शन डाले गए हैं, तो ये आ गए हैं इसके अंदर, ठीक है। अब इलेक्शन करवाएगा कौन, तो इलेक्शन करवाने के लिए एक होता है स्टेट इलेक्शन कमीशन, ठीक है। स्टेट इलेक्शन कमीशन है, इसके अंदर मेंबर होते हैं, उनको सिलेक्ट करते हैं हमारे गवर्नर, ठीक है। ये भी आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, ये करवाते हैं चुनाव। अब इनका फायदा क्या है, एक तो जो लोकल लेवल पर काम है वो, एक है जो समाज की, सोसाइटी के जो सबसे लो लेवल लोग हैं वो भी पॉलिटिक्स में आ सकें, अपने लिए रूल्स बना सकें। एक इनमें क्या है कि वुमेन एम्पावरमेंट को आगे बढ़ाना है, उनको इन्फोसाइज करना है कि जो लोकल गवर्नमेंट है उसके अंदर लेडीज भी आए। देखा होगा ना आपने आजकल रिजर्वेशन है इसके लिए, SC ST OBC वुमेन, इनके लिए रिजर्वेशन दिया गया है कि ये लोग भी, ये ना हो कि सिर्फ जो लोकल लेवल के जो बंदे हैं, जो आदमी हैं वो ही बन जाए, वुमेन भी बने। SC ST OBC मतलब इंश्योर करता है कि हर टाइप के लोग यहाँ पर आगे आए, ठीक है, ये चीज है। अब लेकिन कई हदों तक ये चीज कामयाब कम भी है। आज के टाइम में लगभग 40% लोग जो वुमेन है वो है सरपंच, लेकिन बड़ी विडंबना है, आयरनी है, क्या है कि इतने मात्रा में, इतनी क्वांटिटी में वुमेन होने के बावजूद भी ये लीडर नहीं कर रही है। मान लो किसी गांव का सरपंच आदमी बन गया, वो तो है सरपंच, मान लो कोई लेडीज सरपंच बन गई तो वो सरपंच नहीं बनी है, वहां पर बनेगा सरपंच पति। ये बड़ी विडंबना है, बड़ी आयरनी है कि इतना कोशिश करने के बाद भी आगे नहीं बढ़ पा रहा। दूसरी जो मेन चीज है वो बजट। देखो इनका काम क्या है, सड़कें साफ हो, गौशाला बन जाए, मतलब अलग अलग काम अपने आगे पड़ेंगे, तो ये काम करने के लिए बजट चाहिए ना, इनके पास बजट नहीं है। तो बजट देने के लिए भी देखो, एक तो है स्टेट इलेक्शन कमीशन, दूसरी बात इनको पता था कि इनको बजट देना पड़ेगा, तो बजट देने के लिए भी एक फाइनेंस कमीशन बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा, फाइनेंस कमीशन। हमारे स्टेट में है, बाकी स्टेट में भी है एक फाइनेंस कमीशन। इसका काम क्या होगा कि जो लोकल बॉडीज हैं
इन लोकल बॉडीज को बजट देना है। हर पंचायत का बजट आता है पंचायत में काम करवाने के लिए, आता है ना, तो वही है ये। फाइनेंस कमीशन क्या करेगा, बजट देगा। इलेक्शन कमीशन क्या करेगा, इलेक्शन करवाएगा। इनका टेन्योर होता है, कितना होता है, 5 इयर्स का होता है, 5 साल का टेन्योर होता है। अगर मान लो 5 साल से पहले ये पोस्ट खाली हो जाती है तो यहाँ पर 6 महीने के अंदर वापस चुनाव होंगे और जो नया बंदा बनेगा वो बाकी बची हुई टर्म के लिए होगा। मान लो कोई सरपंच है, वो 5 साल के लिए, उसने 2 साल पूरे कर दिए, उसके बाद उसकी डेथ होगी या करप्ट हो गया या सस्पेंड हो गया, कुछ भी हो गया, तो जो नया बंदा बनेगा वो बाकी बचे हुए टाइम के लिए, जैसे 3 साल बच गए, 3 साल के लिए होगा। ठीक है, ये सिस्टम है। अब अपने देखते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर कैसी है। अपने इसकी देखेंगे पहले कि 73rd से जो बना है पंचायत राज आया है, इस पंचायत राज की स्ट्रक्चर कैसी है। तो पंचायत राज को अपने 3 लेवल में बांटा गया है। सबसे पहले जो सबसे लो लेवल पे हैं उन्हें बोलते हैं ग्राम पंचायत। ठीक है, उसके ऊपर जो लेवल है उन्हें बोलते हैं पंचायत समिति। और जो सबसे ऊपर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक होती है उन्हें बोलते हैं जिला परिषद। देखो, इनको अपने इंग्लिश में लिख सकते हैं काउंसिल, लेकिन नहीं लिखेंगे क्योंकि इनका नाम यही है, इसी नाम से ये चलती हैं। ठीक है, अब ग्राम पंचायत लेवल पर जो हमारा लीडर होगा उन्हें क्या बोलते हैं, पता ही होगा आपको, इन्हें बोलते हैं सरपंच। ये एक गांव में एक होती है, या 2 गांव एरिया वहां की सेंसस, वहां की पॉपुलेशन के हिसाब से बना देते हैं। अब एक ब्लॉक लेवल पर बनती है पंचायत समिति। इसका जो लीडर होगा उसे बोलते हैं प्रधान। ओके, और एक डिस्ट्रिक्ट, जिला मतलब डिस्ट्रिक्ट, एक डिस्ट्रिक्ट में एक, इन्हें बोलते हैं, यहां के लीडर को बोलेंगे जिला प्रमुख। तो जो सबसे पहले जो कमेटी आई थी, अशोक मेहता समिति आई थी, अशोक मेहता जो कमेटी आई थी, उन्होंने एक रिकमेंडेशन दी थी कि जो ये परिषद बनेगी, ये जो पंचायत बनेगी, इसके अंदर उस डिस्ट्रिक्ट के जो बड़े ऑफिसर हैं, आईएएस, कलेक्टर हैं, वो भी इसका पार्ट होंगे। तो ऐसा ही है, जिला परिषद है जो उसकी प्रमुख होती है, उसकी हेड है जिला प्रमुख। जिला प्रमुख, यहां का जो ऑफिसर हेड है उन्हें बोलते हैं सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। और जिले का जो कलेक्टर है, जो डीएम है, वो इसका एक मेंबर होता है। वैसे ही जो पंचायत समिति का जो ऑफिस है, यहां पर जो गवर्नमेंट ऑफिसर है उसे बोलते हैं बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। ठीक है, और ग्राम पंचायत का जो ऑफिसर उसको बोलते हैं सेक्रेटरी, सचिव बोल देते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से 3 टाइप में इनको बांटा गया है। अब अपने देखते हैं कि इनके थोड़े से काम क्या है, इनके ऑडिट वाले जो काम है वो क्या है, वो मैं आपको थोड़ा बोल के बता देता हूं। इनको 29 मेन इनके मुद्दे हैं, काम है जिसमें इनको बांटा गया है। वो कौन कौन से हैं? एक तो लैंड रिफॉर्म्स करना, इसके अलावा जो वाटर कैनाल से छोटे छोटे जो खाले होते हैं उनको इंश्योर करना कि वो ढंग से काम कर रहे हैं। इसके अलावा जैसे चकबंदी हो गई, चकबंदी मतलब एक लैंड का एरिया है, पर्टिकुलर एरिया है, वहां पर जमीनों को सील करना, किस जमीन को कितना पानी मिलेगा, ऐसे रिफॉर्म्स करना। इसके अलावा गांवों में सड़कें बनाना, अच्छी व्यवस्था करना, गौशाला बनाना, स्ट्रीट लाइट्स लगाना, सफाई करना, ये सारे काम होते हैं लोकल गवर्नमेंट के। ठीक है, अब आते हैं अपने नेक्स्ट 74th अमेंडमेंट से बनी है अर्बन लोकल गवर्नमेंट। ये है रूरल और ये है अर्बन, शहरी। अब इसमें भी इसको 3 टाइप से बांटा गया है। अब इसको 3 टाइप से बांटा गया है यहाँ के जनता की, यहाँ की आबादी के हिसाब से। जहां पर आबादी
जहां पर आबादी 10,000 से 1 लाख तक है, वहां पर होगी नगर पालिका या नगर पंचायत भी बोल देते हैं इसको, ठीक है। इसको वार्ड्स में बांट दिया जाता है, वार्डों में बांट दिया जाता है। ये तो लेवल 1 था। अब लेवल 2, अगर आबादी 1 लाख से 3 लाख के बीच हो तो उसको बोलते हैं नगर काउंसिल, या इसको म्युनिसिपल काउंसिल भी बोल देते हैं। देखो नगर पालिका का जो हेड होता है उसे बोलते हैं चेयरमैन, और इसको बोल देते हैं चेयरमैन भी बोलते हैं, इसको चेयरपर्सन भी बोल देते हैं। ओके, अब थर्ड लेवल में क्या है? थर्ड लेवल में अगर आबादी 3 लाख से ज्यादा है, जैसे बड़े शहर जैसे जयपुर है, जोधपुर है, कोटा है, वहां पर जो बनेगा उसे बोलते हैं नगर निगम। ठीक है, सबसे बड़ी म्युनिसिपैलिटी होती है। इसके जो चेयरमैन है उसको बोलते हैं मेयर। ठीक है, अब इनके पास बजट बहुत होता है। अब इनके काम क्या है? देखो शहर वाली जो चीजें, उनके काम क्या होंगे? शहर में फैक्ट्रीज होंगी, तो फैक्ट्रीज के लिए शहर के बाहर फैक्ट्रीज होती हैं। शहर में बड़ी बड़ी ऑफिसर्स होंगे, ऑफिस होंगे बड़े बड़े काम करने के लिए, बड़ी बड़ी दुकानें होंगी, तो वहां पर इंश्योर करना है कि कोई दिक्कत ना आ जाए। तो एक तो फायर सर्विस, देखो टोटल यहां पर बताए गए 18 काम बताए गए हैं जो करने होते हैं इनको। एक तो फायर सर्विस, बड़े शहर है वहां पर आग लगने का खतरा ये रहते हैं, कॉटन फैक्ट्री है या कुछ ना कुछ शहर के बाहर होते हैं, तो उससे निपटने के लिए एक तो फायर सर्विस होनी चाहिए। एक वहां पर सड़कें अच्छी होनी चाहिए, स्ट्रीट अच्छी होनी चाहिए। एक हर चीज की मेन शहरों में दिक्कत आती है पानी की, वाटर सप्लाई है वो अच्छी होनी चाहिए। वाटर सप्लाई ठीक है, जो वाटर आ रहा है वो पोल्यूशन फ्री है, इस चीज को इंश्योर करना है। ऐसे जो काम करती है वो अर्बन लोकल गवर्नमेंट करती है। तो इस ऐसे अपने जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, उसके जो 3 लेवल है, सबसे जो छोटा लेवल है लोकल गवर्नमेंट, ऐसे काम करती है। अब इसमें दिक्कत क्या आ रही है? देखो ये क्यों लेकर आए थे? ये लेकर आए थे एक तो इसलिए ताकि पार्टी सिस्टम खत्म हो जाए, लोकल लोगों को भी आगे आने का मौका मिले। लेकिन जो ये 73rd अमेंडमेंट में जो ग्राम पंचायत बनी है, इसमें पार्टी सिस्टम वैसे नहीं है, लेकिन फिर भी पता है कि वो आदमी किस पार्टी का है। वुमेन एम्पावरमेंट की बात की थी कि महिलाओं को आगे लेकर आएंगे, लेकिन क्या हो रहा है? जहां पर महिलाएं बन गई हैं, सरपंच बन गई हैं, उनको सरपंच नहीं मानते हैं, सरपंच पति आ रहा है। तो मतलब कुछ हद तक ये ठीक भी है, कुछ हद तक ये फेल भी हुई है सिस्टम। लेकिन अपने इसको आगे बढ़ा सकते हैं। एक है फाइनेंशियली दिक्कत है, बजट की बड़ी दिक्कत आती है, स्टेट गवर्नमेंट को बजट नहीं भेजती है। हालांकि फाइनेंशियल कमीशन बने हुए हैं, फिर भी वो अपना काम ढंग से नहीं कर रहे हैं। तो इस टाइप से ये है, ये अपना चैप्टर पूरा होता है। नेक्स्ट लेक्चर में, अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। तब तक के लिए विदा लेते हैं। थैंक यू।